देश में कानून बनाने वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, क्योंकि इनको स्टेट की असेंबलीज को ही और पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। और इंटरप्रिटेशन इन्होंने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है, वो आप लोग सोचते हैं। आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों को थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ ये बात बताना चाहता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर इस बात के कट्टर समर्थक थे कि जो असेंबलीज है वो इंडिया की जो सोशल सिस्टम है उस बात को ध्यान में रखते हुए 1918 को उन्होंने साउथरो कमीशन को जो मेमोरेंडम सबमिट किया उसे आप पढ़, तो उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई। तो बाबा साहब आम्बेडकर का यह कहना था कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेटिव। 1919 का जो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर की बात को स्वीकार नहीं किया गया। और मैं बैकग्राउंड इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। गुजरात के डॉक्टर सोलंकी थे और इधर महाराष्ट्र के बैकग्राउंड में मराठी स्पीकिंग में बाबा साहब आम्बेडकर, ये दो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। इन लोगों को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेट किया। बाबा साहब नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का समर्थन नहीं करते थे। वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे मगर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का समर्थन नहीं करते थे। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन को भी उन्होंने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के विरोध में मेमोरेंडम दिया। और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर निर्णय लेने के लिए 1930 को जब अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसका विरोध किया और रीजनल रिप्रेजेंटेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन देने का प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव था सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग या कोई और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट देते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी उसको नॉमिनेट करती है। तो वो इस तरह से उनके प्रतिनिधि हो जाते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं रहते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग और 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार किया गया। इस बैकग्राउंड को भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिन लोगों को भी जानना है और समझना है, अगर ये बैकग्राउंड मालूम नहीं है तो समझ में नहीं आएगा।
ये बैकग्राउंड समझना होगा, तभी जाके बात समझ में आएगी। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई जीतने के बाद गांधी जी ने इसके विरोध में, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन के आधार पर जबरदस्ती से हमारे लोगों पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोप दिया। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है एक ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट करने वाला सिस्टम है। मैं आपकी जानकारी के लिए सबूत पेश करता हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर 22.5%। और दूसरी हैरान करने वाली बात, आजाद भारत में कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर आज तक नहीं बनी। जब 1952 को जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनाई गई, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद, तो 22.5% एससी और एसटी के समर्थन से वो सरकार बनी। यानी जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट थे उसके समर्थन से बनी। और आजाद भारत में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 की, उसके बीजेपी में 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। अगर 76 मेंबर पार्लियामेंट को माइनस कर दिया जाए तो यह आंकड़ा बनता है 227 रहते। तो 227 से कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए आउट ऑफ 543। अगर ये 76 माइनस कर दो तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की भी नहीं बनती। मैं थोड़ा कल्पना करने के लिए आपको कहता हूं, कल्पना करो कि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट की जगह सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो आजाद भारत में हमारे एससी और एसटी के सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनती। और सेपरेट इलेक्टोरेट में निश्चित रूप से ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड कैंडिडेट कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता। क्यों? सेपरेट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट होता, शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट होता, और शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में और शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में अलग अलग केवल उनके ही कम्युनिटी को। तो हम मानकर चलते कि 2019 में 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे होते और वो सारे के सारे लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाते। और जो लड़ाकू किस्म के लोग चुनकर जाते वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं होते। और अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं होते या कांग्रेस के समर्थन में नहीं होते तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सेंट्रल में सरकार हमारे मर्जी पर गवर्न करती या हमारे मर्जी पर बनती, हमारे सपोर्ट से बनती। यदि हमारे सपोर्ट से बनती तो हम कह सकते हैं कि हम आजाद
कानपुर के स्पीच में कहा कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग के लोग होंगे। मैं आपको कैसे होंगे उसके सबूत पेश कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या योजना बनाई थी, ये वकीलों को स्टडी करके लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैं वकील नहीं हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर समझ में नहीं आता और बहुत सारे लॉयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कितना समझ में आता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, क्योंकि जो प्रैक्टिस ही नहीं करते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल आते ही नहीं आपके पास। आपके पास छोटे लेवल के मैटर्स होते। तो स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है ये समझना थोड़ा मुश्किल मामला है। तो मेरे जैसा नॉन लॉयर आदमी को तो और ज्यादा मुश्किल है। मगर मैं आपको जो मैंने स्टडी किया उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि जब हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी के सपोर्ट में 303 में है, मगर एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी न उनके पार्टी फोरम पर बोलता है न बाहर बोलता है। इनके बोलने पर ही पाबंदी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तजुर्बा बताया कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाने वाले जो लोग हैं उसके बारे में कहा उन्होंने, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, यानी जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। बाकी मेरा यह अनुभव है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर गए हुए हैं, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। मेरा कहना यह है कि अगर जमाई देना नेचुरल कॉल नहीं होता तो वो उसके लिए भी नहीं खोलते। ये नेचुरल कॉल है इसलिए मुंह खोलते। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम हमारे लोगों पर थोपा गया उसकी वजह से हमारे लोग बोलते नहीं है। पार्लियामेंट में या असेंबली में अगर हमारे लोग बोलते नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। और जो हमारे नाम पर शेड्यूल कास्ट के चुनकर जाते हैं, नाम पर शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, मगर पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने हमारे वोट के अधिकार को डिस्फ्रेंचाइज किया। हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधित्व का अधिकार निर्वहन नहीं करता या उस पर बोलने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया, जिस वोट के आधार पर हम लोग जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर भेजते हैं, अगर उनको बोलने नहीं दिया जाता, इसका मतलब है हमारे वोट के अधिकार, आप वोटर है मगर आपको सिस्टम बनाकर डिस्फ्रेंचाइज कर दिया गया और ये डिस्फ्रेंचाइज करने से आपका वोट का अधिकार भी जीरो हो गया, आपका रिप्रेजेंटेशन भी जीरो हो गया। मैं आपको मौलिक बात समझा रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। एक कानून बनाकर किया जा सकता है, मगर कानून बनाने वाली संस्था में आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। अब जुडिशियरी के प्रतिनिधित्व की बात
आप लोग जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सारे दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको दूसरे शब्दों में अगर बयान किया जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। राजाशाही के विरोध में आया ना, जो पहले राजाशाही हुआ करती थी, राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, इसके विरोध में आई ना डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। अगर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है और रिप्रेजेंटेशन ही हमें ना हो, फिर हमारे डेमोक्रेसी कहां है? 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में। इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इवॉल्व किया कि इनको दूसरे लोग वोट नहीं दे सकते। उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करने वाले लोग उनको रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वोट नहीं दे सकते। ये सोचकर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इवॉल्व किया था। मगर गांधी जी ने जबरदस्ती से सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट थोपा और फिर 1935 सेकंड इंडिया एक्ट, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 एंड सेकंड इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट इंडिया एक्ट एक सीमित कॉन्स्टिट्यूशन था भारत, सेकंड इंडिया एक्ट थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा हुआ भारत के लिए, अंग्रेजों के पार्लियामेंट से पास किया हुआ सेकंड इंडिया एक्ट, ये भी सीमित कॉन्स्टिट्यूशन ही था। आप वकील है, मेरे से थोड़ा ज्यादा जानते हैं इस बात, मैं कम जानता हूं, मगर मैं थोड़ा सही तरीके से जानने की कोशिश करता हूं। इस सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ मैं जानता हूं। ये लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। तो जब हमें अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम नहीं होगी तो हम लोग सही काम नहीं कर सकते। तो जब नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा लागू किया गया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट के बाद जब 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और हमारे जॉइंट इलेक्टोरेट में हमारे गलत लोग जब कांग्रेस ने चुनवा कर भेजे, उसके विरोध में उन्होंने लड़ाई शुरू की और इसके विरोध में 18-19-20 जुलाई 1942 को इसी नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। और उसमें बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो रेजोल्यूशन बाबा साहब आम्बेडकर ने पास किए हुए हैं उसका आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। और ये रेजोल्यूशन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के रेजोल्यूशन क्यों पास किया, आपको और सुनकर हैरानी हो जाएगी। जब अंग्रेजों ने बाबा साहब आम्बेडकर की बात को, रिप्रेजेंटेशन की बात को मानना स्वीकार किया, उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि मैं आपके भारत विभाजन की योजना स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, भारत के टुकड़े करने के लिए मैं राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है, यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया जाए
तो मैं आपकी भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना मानने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता ये बात आप लोगों को। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत विभाजन की योजना रखी और गांधी जी ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद पार्टीशन हुआ। ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी भारत के टुकड़े करने के लिए राजी थे, मगर आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राजी नहीं थे। रिप्रेजेंटेशन हमारे डेमोक्रेसी में कितना फंडामेंटल मामला है, गांधी जी अच्छी तरह जानते थे। वो बैरिस्टर थे, चाहे वो मैट्रिक बैरिस्टर हो, मगर थे, वो जानते थे बात कि अगर इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला तो उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि पटेल तुम जानते नहीं हो, अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के प्रतिनिधि रियल रिप्रेजेंटेटिव अगर चुनकर गए, क्योंकि पहले ही मुसलमानों को रियल रिप्रेजेंटेटिव लागू है, सेपरेट इलेक्टेड लागू है, यदि मुसलमानों के साथ साथ एससी एसटी लोगों को भी रियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो ये लोग पार्लियामेंट में एससी एसटी के लोग मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और तुम्हारी सरकार पार्लियामेंट में चलने नहीं देंगे। शेड्यूल कास्ट के गुंडे, शेड्यूल ट्राइब के गुंडे और मुसलमान गुंडे आपस में मिलेंगे। ये गांधी जी का वर्जन। गांधी जी जो उपवास के लिए बैठे, सरदार पटेल उनको मिलने के लिए गए, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को ये बात कही, तो उस समय 3 लोग उपस्थित थे, सरदार पटेल, गांधी जी और महादेव भाई देसाई। अब सारे मर गए और मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो आप सोचते होंगे आपको मालूम कैसे हो गया, ये सीक्रेट डायलॉग था। तो महादेव भाई देसाई जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में जो डायलॉग हुआ वो शब्दशः डायरी में लिख कर रखा। गांधी जी चले गए, सरदार पटेल चले गए, महादेव भाई देसाई चले गए, तो डायरी बामन में काम नहीं पड़ेगा तो कौन पड़ेगा भाई, चीजों को समझ जाए। तो डायरी तो हमारे पास है। वो डायरी में ये पुनः पैक्टा और बाबा साहब अम्बेडकर मिलने के लिए गए थे गांधी जी को, उस दौरान का मामला ये है। सरदार पटेल मिलने के लिए गए थे, उससे संबंध। तो साथियों, मैं आपको जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात है, केवल मात्र जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन मिलने से डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने वाली। पहले जुडिशियरी के पहले असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। जो कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था अगर होती है तो फिर तो हमारे फेवर में कानून बनेंगे भाई। इंटरप्रिटेशन से हम लोगों को न्याय मिलेगा, एक दूसरे नंबर की बात है। कानून बनेगा फिर जुडिशियरी इंटरप्रिट करेगी, फिर इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, दूसरे नंबर की बात है ना। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, मैं जो बाबा साहब आंबेडकर किस तरह से सोचते थे वो बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की, उन्होंने लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात की कि हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और उन्होंने हासिल किया, उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए रजामंद किया और 17 अगस्त 1932 को ये अधिकार हासिल किया। उसके विरोध में गांधी जी ने उपवास करके इस अधिकार को समाप्त कर दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो फिर हमारे रिप्रेजेंटेशन के राइट का गांधी जी क्यों विरोध करते? अगर गांधी जी हमारे रिप्रेजेंटेशन का
रियल रिप्रेजेंटेशन का विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी सभी लोगों के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस पर यकीन कैसे किया जा सकता? मैं शायद कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बता रहा हूं जो शायद कुछ लोगों को पहली बार ही सुनने को मिल रही होगी। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, ये हमारे आधुनिक भारत में बहुत बड़े लड़ाई का पार्ट एंड पार्सल है, जिसको हमें अभी लड़ाई लड़ते वक्त ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आजाद भारत में आजादी की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आजादी से हमें SC ST OBC को आजादी नहीं मिली, आजादी से SC ST OBC को आजादी नहीं मिली। जो लोग आजाद भारत में SC ST OBC के बाबू की नौकरी देने के लिए राजी नहीं है, तो आजादी हमारी है। अजीब किस्म की बात है। पुलिस स्टेशन में SC ST OBC के लोगों को FIR दाखिल करना मुश्किल है, आदिवासी लोगों को 500 लोगों को लेकर जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में, तो ये FIR दाखिल करो। ये किस्म की बात है। अगर देश में संविधान लागू है, कानून के अनुसार राज रूल ऑफ लॉ लागू है, यदि है तो पुलिस स्टेशन का साधा इंचार्ज संविधान के विरुद्ध में काम कर रहा है। उसको हौसला आया था कहां से? उसके बाद ये हिम्मत आती कहां से? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ना होना देश में, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे असेंबली के मेंबर का ही वो इंस्पेक्टर सुनता नहीं है। जो अपोजिशन के लोग हैं, जो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनकी सुनते हैं वो। क्योंकि हमारा MLA और MP नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक मर्यादा से आगे वो बात कर नहीं सकता, और अगर एक मर्यादा से आगे बात करेगा तो उसको ये गारंटी नहीं होती है कि उसको अगले चुनाव में पार्टी से टिकट मिलेगा। मैं जस्टिस अकोदिया जी के द्वारा दिया हुआ एक उदाहरण आपको देता हूं। जो जयपुर के जस्टिस अकोदिया जी है, वो अजमेर के अधिवेशन में हमने उनको उद्घाटन कराया, तो उन्होंने एक अनुभव बताया। अनुभव में उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट का MLA, मैं और चतुर्वेदी राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस के और ड्राइवर, ऐसे 4 लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। तो बीच में कुछ समय चलने के बाद चतुर्वेदी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनको टॉयलेट लग गया, तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया। रोकने के बाद वो दरवाजा खोलकर टॉयलेट के लिए चले गए। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अंदर जस्टिस साहब और MLA शेड्यूल कास्ट का बैठा। शेड्यूल कास्ट के MLA ने जस्टिस साहब को कहा, जस्टिस साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं, पानी लेकर नहीं गए, पानी लेकर नहीं गए। तो जस्टिस साहब ने कहा, वो चतुर्वेदी जी है, उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो उनका मामला है। ये तो विधानसभा का मामला है। MLA साहब, ये विधानसभा का मामला है? ये विधानसभा का है जो आप चिंता कर रहे हैं। वो चतुर्वेदी का पिछवाड़ा धोना चाहता, नहीं धोना चाहता है, उसका मामला है। ये विधानसभा का मामला तो है नहीं जो चिंता कर रहे हैं। चुप हो गए। फिर आधा मिनट हो गया, फिर 1 मिनट हो गया, फिर 1.5 मिनट हो गया। शेड्यूल कास्ट के MLA ने सोचा, अरे यही चतुर्वेदी ने मुझे रिकमेंड करके कांग्रेस का टिकट दिलवाया था। अगले बार अगर मैं टॉयलेट के लिए पानी लेकर नहीं जाऊंगा तो ये अगले बार के विधानसभा में टिकट के लिए रिकमेंड नहीं करेगा, तो मुझे MLA का टिकट कैसे मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं दोबारा MLA कैसा होऊंगा? दोबारा जस्सा को समझ में आया क्या बोलने वाला है? जस्सा, तुम मेरी अनुमति लेकर पानी लेकर जाना चाहते हो? है? मेरी अनुमति लेकर पानी ले जाना
बिल्कुल मेरी अनुमति लेने के लिए कुछ मत कहना। तेरे को पानी लेके जाना है ले जा, मगर मेरे तेरे नालायकी में मेरे को भी शामिल करना चाहता है? तेरे को पानी ले जाना ले जा। उसने बोतल उठाई, दरवाजा खोला और चतुर्वेदी के लिए पानी का बोतल लेकर गया। ऐसा उसने कहा भाई बैठा। तो मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब कि हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? कहा झाड़ी के पीछे तुम्हें देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। वो झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। मैं आपको एक जज साहब का दिया हुआ उदाहरण, बाबा साहब का दिया हुआ उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में है। महाराष्ट्र में और गुजरात में मेरे पास ऐसे उदाहरण है। ऐसे मेंबर पार्लियामेंट को बार बार कांग्रेस ने टिकट दिया। जब वो किसी ऊंचे जाति के या ब्राह्मण के घर में मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से जाता था, तो जो कांग्रेस के लोगों का झब्बा होता है, झब्बा समझते हैं? झब्बा ऐसा यहाँ तक खाकी वाला, तो उसका एक बड़ा ये होता है, मतलब पॉकेट होता है। उस पॉकेट में वो क्या करता था, प्लास्टिक का एक ग्लास लेकर चलता था। जब किसी सवर्ण के या ब्राह्मण के घर में जाता था तो उसको मालूम था चाय पिलाए, वो क्या करता था, जब वो चाय लाते थे तो वो कप में लाते थे, तो बोलता था ये निकाल कर इसमें, फिर वो उसमें डालते, फिर वो इससे पीकर फिर वो अपने पैकेट में रखे। यानी दूसरे अस्पृश्यता का पालन करने के बजाय वो खुद ही अस्पृश्य होकर अस्पृश्यता का अपने साथ ही पालन करता था, खुद ही करता था। क्यों? ये ज्वाइंट लोकटेट से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, एक किताब पढ़ी। दूसरा है गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल। तीसरा किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को मेमोरेंडम सुपुर्द किया था, उसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी। ये 3 किताब आप पढ़ लो तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो ज्वाइंट लोकटेट में चुनकर जाते हैं वो दलाल और भड़ुए हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, विधायक जी, सांसद जी। जिसको आप विधायक जी बोलते हो, जिसको आप सांसद जी बोलते हो, उसको बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे, दलाल और भड़ुआ। और ये ओरल नहीं कहा। जब मैंने एक बार ये बात कही तो एक जज साहब ने मुझे कहा कि ये असंसदीय शब्द है, दलाल और भड़ुआ। मैंने कहा बाबा साहब को ये समझ में नहीं आता, असंसदीय शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने उपयोग में लाया। आया समझ में? क्या कहता हूं, बाबा साहब को समझ में नहीं आता था कि पार्लियामेंट्री कौन सा शब्द है और अनपार्लियामेंट्री कौन सा शब्द है। हमारे लोगों को ज्यादा समझ में आता है ये पार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। मगर बाबा साहब ने लिखा ओरल नहीं कहा, लिखा। किताबों के नाम भी बता रहा हूं, बट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, इसमें लिखा एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। अब एजेंट को शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ कहते हैं और देसी हिंदी में दलाल और भड़ुआ कहते हैं। ये लिखे थे। तो जिस ज्वाइंट लोकटेट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के दलाल और भड़वे पैदा किए, हम लोग रिप्रेजेंटेशन चाहते थे और हमें दलाल और भड़वे मिले, तो फिर हमारे फेवर में लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून कैसे पास होंगे? कानून बन नहीं सकता। तो फिर हमारे पास एकमात्र उपाय बनता है कि जुडिशियरी के द्वारा
इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हमें कुछ मिले, हम ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही सोचता कि अगर आपको आजाद भारत में गवर्निंग क्लास बनना है, अगर आपको शासक वर्ग बनना है, तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने चाहिए। इसके बारे में ही आपको चिंता करनी चाहिए। यदि आपके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में ही चुनकर जाएंगे तो जुडिशरी का मामला हल कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कानून बनाकर जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कह सकते हो, बना सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके से हमारे लोगों को सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर हमारा रास्ता आने वाले समय में एक कमजोर रहेगा। तो आने वाले समय में जहां तक हम आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आने वाले समय में रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर भारत बंद भी कर सकते हैं। मैंने 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद करवाया था, और नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर पार्लियामेंट में 200 पॉइंट रोस्टर का कानून संविधान संशोधन में पास करना पड़ा। ये तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, कितना अकड़ने वाला आदमी है, आप जानते हो। उस अकड़ने वालों को हमने सीधा किया, भारत बंद करके सीधा किया। दूसरा उदाहरण देता हूं, 29 जनवरी 2020 को सीएए का कानून पास किया नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की मदद से। हम इस देश में एससी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को कहते हैं डीएनए के अनुसार विदेशी। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि एससी एसटी ओबीसी को विदेशी कैसे घोषित किया। तो सीएए का कानून अगर आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग उन्होंने आसाम में छोटे लेवल पर किया और 19,48,000 लोगों को नोटिस दिया कि आपको नागरिकता से वंचित क्यों न किया जाए। उसमें 5 लाख केवल मुसलमान थे। मुसलमानों के नाम पर आंदोलन किया। विरोध करते वक्त आरएसएस ने, बीजेपी ने मुसलमानों का विरोध करने के लिए आंदोलन किया आसाम में। मगर जब कानून पास हुआ तो उसमें 19,48,000 में केवल 5 लाख मुसलमान थे और 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के लोग थे। ब्राह्मण तो डीएनए के अनुसार विदेशी, मगर सीए के आधार पर उन्होंने आसाम में हमारे लोगों को नोटिस इश्यू किया। वो नोटिस इश्यू करने का तरीका क्या है कि हमारे लोगों को पूछते हैं भी कब पैदा हुए। तो हमारा जो आदमी है वो दादी को पूछता है, दादी मेरा बाप कब पैदा हुआ। पूछता है बरसात थी, काली की रात थी, अमावस्या की रात थी, तेरा बाप पैदा हुआ। तो पोता पूछता है देखो ठीक है रात के 2 बजे पैदा हुआ, ये कौन से साल में पैदा हुआ, ये कौन से साल की बरसात है, ये कौन से साल की काली रात है। तो दादी कहती ये तो पता नहीं बेटा, ये कानून के तहत बताओ तो आपका नंबर विदेश। सीए कानून के तहत नोट किया जाएगा विदेश है। पता ये लोगों को पहले होना चाहिए पता। सीए के रेफरेंस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीए का कानून जो है डीएनए के अनुसार ब्राह्मण को हम विदेशी कह सकते हैं, मगर एससी एसटी ओबीसी को विदेशी कैसे कहा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में यह कानून पास किया गया। बाकी तो छोड़ो, हमारे लोगों को जानकारी तक नहीं ये सीए का कानून रहेगा कि नहीं। हमने भारत बंद करवाया, सीए पर भारत बंद करवाया। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया और ये पहले भारत बंद से ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, और तब से अब
आरएसएस और बीजेपी उस कानून को लागू नहीं कर पाई। लागू तो दूर की बात है, कोई भी कानून लागू करने के पहले रूल फ्रेम करने पड़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक रूल फ्रेम नहीं कर पाया। जब हमने भारत बंद किया ना, रूल फ्रेम नहीं कर पाया भारत बंद के बाद। और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें हाथ डाले। क्यों? इसमें बहुत बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा क्या है कि हमने इस मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान और माइनॉरिटी, इनको सारे देश भर में इकट्ठा किया। तो ब्राह्मण लोग सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों से भिड़ाते हैं। मगर इस मुद्दे पर एक तरफ हमने एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा किया और दूसरी तरफ मुसलमान को इकट्ठा किया। तो आरएसएस बीजेपी को लगता है कि सीए का कानून एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमानों को आजाद भारत में इकट्ठा करने का काम कर सकता है। अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो ये ब्राह्मणों की हर दिन नाश्ते में चटनी बनाकर खाएंगे। इसलिए इस सीए का कानून लागू नहीं होगा। कि हम लोगों ने भारत बंद करवा के इसे डस्टबिन में डाला हुआ है। तो एक बात तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम लोगों को देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्थापित करने का काम करना चाहिए। केवल जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। केवल जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, मगर सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली पहले रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके बाद जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमारे देश में तो जो मीडिया है वो तो 100% प्राइवेटाइज है और जिनके पास पैसा है उनके नियंत्रण में है। भारत का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनी, इसका नाम काशीराम जी ने रखा था मीडिया का, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो मीडिया तो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। बनिया मालक है, ब्राह्मण पत्रकार है, संपादक है। आपकी कोई खबर नहीं आती, वो सारे टॉयलेट हो गए तो खबर आती है। हमने अगर बड़ा आंदोलन किया, अभी आप देखो इतना बड़ा आप अधिवेशन कर रहे हो, राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हो, आपके खबर देख लेना आती कि नहीं आती। जो कह रहा हूं आपको पता चले। लाखों लोगों के कार्यक्रम हमने किए, भी कोई खबर नहीं चाहते। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया भी अगर डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है और वो अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और आपकी 4 लाइन की खबर नहीं आती है, तो इस देश में विमर्श यानी चर्चा, डिस्कशन अगर उसमें आप है ही नहीं, तो लोगों को मालूम कैसे होगा कि आप इस देश में रहते हैं, आपकी कोई समस्या है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पहले चर्चा होती है, समस्या का समाधान बाद में होता है। पहले चर्चा होती है, समाधान बाद में होता है। अगर आपकी चर्चा ही नहीं हो रही है और मीडिया में आ ही नहीं रहा है, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर आपके मीडिया में चर्चा ही नहीं होगी तो ये भी दुनिया वाले मान सकते हैं अरे इनकी तो कोई समस्या ही नहीं। क्यों? इनका मीडिया में तो कोई भी नहीं। हमारे लोगों ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ तो हमारे लोगों ने यूरोपियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को कहा कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी होती है। तो यूरोपियन लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने हमारे लोगों को ऐसा टच करके देखा, कुछ तो नहीं हो रहा। अब उनको अनटचेबिलिटी समझ में नहीं आती, यार ये अनटचेबिलिटी क्या मामला। तो उन्होंने टच कर, अरे देखो हमने तो टच किया। आपने टच किया, ये केवल टच का मामला नहीं है। तो अनटचेबिलिटी वर्ल्ड लेवल के लोगों को समझ में नहीं आता, चले अनटचेबिलिटी का सिस्टम क्या। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि हमें सारे सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में रूपांतरित करने की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ना होगा। ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप लोग इसको लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम आने वाले समय में इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल लेवल के बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, भारत बंद करेंगे। अभी हमारे पास 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है और 6 लाख गांवों में फैलाने की योजना है। बहुत ज्यादा नहीं, 10 साल में 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा और 10 साल में 2030 तक दिल्ली में कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। हम इस पर काम करें। 2030 तक दिल्ली में कोई भी सरकार हमारे समर्थन से नहीं बनेगी, न बनने देंगे। अभी मैं 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जा रहा हूं, तो पुलिस वाले कितना परेशान है जरा पूछ लेना। मैं तो संविधान के दायरे में ले रहा हूं, कानून और संविधान के दायरे में लेके जा रहा हूं। ये जो बीजेपी की सरकार चलाने वाले मंत्री है, प्रधानमंत्री है या राज्यों के मुख्यमंत्री है या मंत्री है, ये तो सब आरएसएस की पिलावड़ है ना। पिलावड़ समझते ना, ये आरएसएस की पिलावड़ है। अगर ये आरएसएस की पिलावड़ है और ये लोग जो है बदमाशी करने का काम कर रहे हैं संविधान के विरोध में, अगर कर रहे हैं, मान लो अगर कर रहे, तो हमने सोचा कि ये आरएसएस के बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या पकड़ने का, बाप को पकड़ो। बच्चे तो अपने आप जमानत के लिए आ जाएंगे। बाप को पकड़ेंगे तो बच्चे तो जमानत के लिए आ ही जाएंगे ना, उनको अलग से खाली पकड़ने की क्या जरूरत है। तो हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का निर्णय किया। ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं आया। पावर सेंटर ये है, इनको दबाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि तुम सुरक्षित नहीं हो। यदि तो उन्होंने, मैंने केवल सोशल मीडिया में बयान दिया तो 150 लोगों की मांग जो है वहां सिक्योरिटी के लिए लगा है आरएसएस के हेडक्वार्टर। पहले ही एसआरपी के लोग वहां थे, स्टेट रिजर्व पुलिस के। तो मोहन भागवत ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, अरे स्टेट रिजर्व पुलिस में वामन मेश्राम के लोग हो सकते हैं, स्टेट के लोग हैं, कोई वामन मेश्राम की इधर का ही, उसमें वामन मेश्राम के लोग हो सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लगा तो सीआईएसएफ लगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 150 लोग, हमारे 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में इनके 28,000 मारा था। 501 तो रखने की बात करना चाहिए, 150 रखवाए। 150 रखने से क्या होगा? मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा तो इंसाफ पर यकीन ही नहीं है। हम तो सारे देश भर में जनमत बनाने के काम में लगे हुए हैं और जिन लोगों को इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन करना है, उनको जनमत बनाने का हुनर एक्वायर करना होगा। जो लोग जनमत बनाने का हुनर एक्वायर नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेसी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। हम लोग उस तरीके का काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करना चाहते हैं या गवर्न करना चाहते हैं, तो आपको जनमत बनाने का हुनर सीखना होगा। चाकू छुरी बंदूक गोली का जमाना चला गया, ये जनमत बनाने का जमाना है लोकतंत्र। इसको समझना होगा और जनमत के आधार पर आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से हम अपने हक और अधिकार हासिल कर सकते हैं। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं और आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आने वाले समय में नेशनल लेवल के बड़े आंदोलन होने वाले हैं, वकीलों को तहसील से लेकर जिला, कमिश्नरी और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले जो झूठे मुकदमे हमारे लोगों पर डराने के लिए एफआईआर करते हैं, तो उन मुकदमों के लिए अगर खुलेगा, तो मैं सोचता हूं वकील का मतलब नेवला, वकील का मतलब नेवला, और नेवला के सामने सांप टिकता नहीं है, तो खा जाता है। तो वकील
का संगठन अगर देशव्यापी हो गया तो फिर पुलिस वाले जो झूठे मुकदमे एफआईआर वगैरह दाखिल करके हमारे लोगों को डराने का काम करते हैं, फिर वो डराने का काम नहीं करते। धन्यवाद। धन्यवाद Marshal जी, thank you sir. Before we are going to the novel session, I would like to call Mr. Advocate Kamal Sutuja, President, Nagpur District Court Bar Association. Sir, please come on the rise. And I would like to call Mr. Nitin Deshmukh, Secretary of District Bar Association. Please address a few words in this session. आदरणीय मंच, प्रेजेंट, सर्वप्रथम आप सब लोगों को जय भीम। आज हम सब लोग यहाँ है, जजेस है, अच्छे IAS ऑफिसर्स है, शासन ऑफिसर्स है, बिजनेसमैन है, वो सब समय निकाल के ये कन्वेंशन के लिए आए हैं। मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आज से 160-170 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले, इन्होंने एक कल्पना की थी, एक सपना देखा था कि एक अच्छा समाज बनाएंगे। समाज कैसा बनाया जाए, ये कल्पना उनकी 170 साल पहले उनको एक विजन था। एक अच्छा समाज जब बन पाएगा, जब समाज में एक सबकी समृद्धि होगी। उस समय एजुकेशन का महत्व जाना और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए देश का पहला नॉन मेडिकल स्कूल चालू किया। बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको। ब्राह्मण लोगों ने काफी अड़चने लाए उनको, उनके सपने के लिए जो एक अच्छा समाज निर्माण करने का उनका सपना था। बहुत ढूंढना पड़ा उनको, उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई, लेकिन वो निडर होके हम लोगों से लड़ते रहे। पावरफुल लोगों से उस समय लड़ना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए महिलाओं को एजुकेशन दिलाया। और आज आप देखो, वो 170 साल की जो पहले की कल्पना थी, आज हमारी देश की महिलाएं आज अच्छे पद पे बैठी है। IAS ऑफिसर है, आज IAS ऑफिसर है, अच्छे जुडिशरी में है, हर वर्ग में, हर संस्था में आज हमारी बहनें अच्छे उच्च स्थान पे बैठी है। इसका पूरा श्रेय जाता है माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों, कोई भी विचारधारा को आगे ले जाते बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान रचा। उन्होंने भी महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की कल्पना को, विचारों को संविधान में और कई बार देखा जाता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार थे उसको आगे ले जाने के लिए एक वर्ग ऐसा रहता है कि जब उनको मौका मिल जाता है
तो वो अपने समाज के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा नहीं, वो हमको तक के पहुंचाना है और हमेशा उसको एक अच्छे विचारों को, अच्छे जो हमारे सपने रहते हैं अच्छा समाज बनाने के लिए। आजादी के पहले भी वकीलों ने बहुत सुंदर कार्य किया है। आजादी दिलाने में वकीलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। आजादी हम लोगों को अंग्रेजों से जरूर मिली जब मिलेंगी जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को हमारे समाज के एक एक व्यक्ति तक के पहुंचाएंगे। वो सही मायने में हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि प्राप्त करना आएगा और उनको हम सही मायने में हम उनकी अगुवाई रहेगी। ये कहते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you, sir. Dear friends, before we are going to close the inaugural session, I will make an appeal to you all. We will pass a resolution by end of the sessions, and please wait for it. We have to sign on the resolutions, and we have a spectacular magic show how the people are betrayed our people.